अपने आदर्शवाद। आदर्शवाद हम लोग कहते हैं एक तरीके से आइडियलिज्म। आइडियलिज्म यानी कि हमेशा क्या रहना, बी पॉजिटिव रहना, यानी कि अपनी सारी चीजों को हमेशा पॉजिटिव वे में लेके जाना है या उसे लेके चलना है। हमेशा एक उम्मीद में रहकर काम करना होता है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आदर्शवाद कहते हैं, जिसका एक और दूसरा लफ्ज होता है ऑप्टिमिज्म। इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब होता है आदर्शवादी। इट मीन्स आप कुछ भी काम करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होकर करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, आदर्श। और ये क्या है, इसे हम लोग प्राचीन वादी सिद्धांत भी कहते हैं। इसे हम लोग प्राचीनवादी सिद्धांत या हम लोग कह सकते हैं एंशियंट रूल्स भी कह सकते हैं, या हम लोग इसे एंशियंट प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। एंशियंट इसलिए क्योंकि हमारी शुरू से ही आदत है, या हमारी सुबह शुरू से ही हमारी ऐसी हैबिट बनी हुई है कि हम लोग उम्मीद पे जो है वो कायम है। प्राचीन काल में यानी कि एंशियंट में हमने बात की थी किसकी, मोक्ष की, कि हम ज्ञान प्राप्त करने के बाद मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। और यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं तो आदर्शवाद कैसा होता है कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं नेट जेआरएफ को, तो हमारी ऐसी उम्मीद है कि सभी बच्चे क्या कर पाए, क्वालिफाइंग कर पाए यूजीसी नेट जेआरएफ। कुछ बच्चों की होगी कि अगर नेट ना हो पाए तो एटलीस्ट जेआरएफ हो जाए। तो यही क्या है, यही आदर्शवाद है, यही क्या है, आदर्शवादी सिद्धांत का नजरिया है। आप लोग खुद अपने आप से पूछ के देखिए, आप अपने आप से ही सवाल कीजिए, आप लोग टाइम के एतबार से क्लास में आते हैं, वो क्यों आते हैं? एक उम्मीद लेकर आते हैं आप लोग, एक आइडिया आप लोग लेकर आते हैं कि आज मैं क्लास में जाऊंगा या मैं आज क्लास में जाऊंगी तो मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा, और उस नए सीखने से एग्जाम में जो सवाल आएंगे यूजीसी नेट के या यूजीसी नेट जेआरएफ के, उसे मैं क्या करूंगा, उस पर काम करूंगा। और हमेशा इंसान बी पॉजिटिव होकर क्या करता है, अपनी मेहनत को काम पे लगाता है। आप लोग भी देखते हैं, आप लोग भी सीखते हैं कि हमेशा इंसान को अपनी जो चीजें हैं वो हमेशा सकारात्मक रूप से लेके चलता है। सकारात्मक का मतलब ही क्या होता है, बी पॉजिटिव होता है। यानी कि आदर्शवाद कहता है कि बच्चों को या तालिबे इल्मों को हमेशा एक क्या होनी चाहिए, एक उम्मीद होनी चाहिए। हमेशा अपनी कमियों को दूर करके, हमेशा उन कमियों से कुछ सीख के हमेशा कुछ नया सीखना चाहिए। और नया सीखने में हमें अपने जो नैतिक मूल्य होते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं मॉरल वैल्यू, हमारे पास होनी चाहिए। बिल्कुल है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप मेहनत करते हैं बहुत अच्छा, लेकिन आपकी जो नैतिक मूल्य है वो आपके साथ नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आपने रास्ते में कोई चीज खाई और फिर उसको डस्टबिन में न डाल के आपने सड़क पे डाल दी, तो ये आदर्शवादी होने का कोई संबंध नहीं है, बल्कि ये एक नेगेटिव सोच है। इसी तरीके से कुछ बच्चे क्या होते हैं, क्लास में टाइम पे आते हैं और क्लास में पूरी एतबार से बैठते हैं, और वो क्या करते हैं, आत्म अनुशासन बना के रखते हैं। यानी कि उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं होती कि टीचर क्लास में आएगा तब हम चुप बैठेंगे। नहीं, हमारा सेल्फ डिसिप्लिन हमारे आदर्श में है, ये हमारे हैबिट में है कि टीचर्स क्लास में है या नहीं है, बस मुझे अपना सेल्फ कंट्रोल या अपना सेल्फ अनुशासन जो है वो बना के रखना है। और जब बच्चा सेल्फ अनुशासन बनाता है और उसे फिर होती है आत्म अनुभूति, जिसे हम लोग कहते हैं एक तरीके का सुकून बच्चों को मिलता है, जिसे हम लोग कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। और जब बच्चे को सेल्फ रियलाइजेशन होगा तब बच्चे की ये ज्यादा उम्मीद होती है कि बच्चा अपने काम में, चाहे वो किसी भी तरह का काम हो, स्किल हो, रीडिंग हो, स्टडी हो, एग्जाम हो, जब बच्चा अपना आत्म अनुभूति करता है, इट मीन्स सेल्फ रियलाइजेशन करता है, तो उसके चांसेस और बच्चों से ज्यादा होते हैं। और इसीलिए लोगों ने आदर्शवाद को क्या माना है, एक सिद्धांत माना है जो बच्चे के जीवन के प्रत्येक पक्ष पर, यानी कि जिंदगी के हर एक पार्ट पर जरूर पड़ता है। और इसीलिए आदर्शवाद का जो संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है अरस्तु को, जिसे हम लोग कहते हैं एरिस्टोटल। यानी कि ये आदर्शवाद का जो नजरिया है ये किसने दिया है, ये दिया है अरस्तु ने, यानी कि एरिस्टोटल ने। इसके बाद जब बच्चा आत्म अनुभूति करता है, उसे आदर्शवादी बन जाता है, तो वो हमेशा नेगेटिव चीजों को छोड़कर हमेशा पॉजिटिव चीज का क्या करता है, अपना ग्रहण करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बात है, ऐसा माना जाता है, शायद मैंने कहीं सुना था, ये होते हैं भगवान कृष्ण।
तो भगवान कृष्ण जो है वो एक मर्तबा जा रहे होते हैं, तो देखते हैं कि गधे की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्या हो गई? गधे की मृत्यु हो गई। तो सब लोग क्या कर रहे थे? सब लोग उस गधे की मृत्यु पर शोक जता रहे थे। शोक यानी कि गमगीन थे। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण थे, वो गधे की मृत्यु से ज्यादा जो उसका शव था, यानी कि उसकी बॉडी थी गधे की, वो मुस्कुरा रही थी, यानी कि पड़ी हुई हंस रही थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या देखा कि सब लोग उसके सारे जिस्म को देख रहे हैं, लेकिन आदर्शवादी होने का ये नजरिया है कि आपका नजरिया हमेशा पॉजिटिव में है। वो मर गया, ये बात दुरुस्त है, लेकिन उस मरने में भी आपको कुछ अच्छाई दिख जाए, वो क्या है? आदर्शवादी है। यानी कि गमगीन माहौल में भी आप लोग एक अच्छे पर्सपेक्टिव में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, दो स्टूडेंट हैं, एक के आए हैं 99 और एक के आए हैं 33। एक ने कहा कि मेरा एक नंबर कम आया है, उसे इस बात का अफसोस है, जबकि दूसरा बच्चा इसलिए खुश है कि वो 100 में से 35 नंबर लेकर आया है। तो ये किसका नजरिया है? ये एक उम्मीद का, ये एक आदर्शवादी होने का नजरिया है। दोनों बच्चे पास हैं। अब देखना यह है कि नजरिया किसका ज्यादा खुश है या किसका ज्यादा दुखी है। उसे एक नंबर कम मिला, वो इसलिए दुख है। उसके 35 आ गए, वो उसका क्या है? खुशी मना रहा है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमेशा इंसान को ऑप्टिमस रहना चाहिए, यानी कि आदर्शवादी रहना चाहिए, जो उम्मीदों पर टिका होता है और हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ अपना काम करता है। इसके बाद दूसरा आता है हमारा, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद सबसे इजी है और सबसे इंपॉर्टेंट भी है, नेचुरलिज्म। जाहिर सी बात है, जब हम लोग प्रकृति की बात करते हैं तो एक नारा भी है, आप लोगों ने शायद देखा होगा, प्रकृति की ओर। देखा, सुना है आपने? एक है वेदों की ओर और एक है प्रकृति की ओर। आपने सुना होगा। कोई बता सकता है ये प्रकृति की ओर और वेदों की ओर किसने दिया? हालांकि ये थोड़ा सा पैरोडी में है। पैरोडी एक सिंफ होती है उर्दू में अलग तरह की। यहाँ पर प्रकृति जगह वेदों को इस्तेमाल कर दिया गया है। तो ये जो रा होता है, ये करता है रूसों को डिनोट। ठीक है। अगर कभी क्वेश्चंस को याद करने में दिक्कत हो कि कौन सा नजरिया किसने पेश किया है, तो एक वर्ड उसमें से ले लीजिएगा, आपको आराम से याद आ जाएगा। ठीक है। तो प्रकृति की और किसने बात की है? रूसों ने। और रूसों को ही प्रकृति का सबसे बड़ा विद्वान माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रकृति का सबसे बड़ा विद्वान माना जाता है रूसों को। और रूसों ने ही क्या दिया है? नेचुरलिज्म दिया। और इसने कहा है कि जब बच्चा चलने फिरने लग जाए, तो उसे किताबों से ज्यादा, यानी कि बुक से ज्यादा, उसे जंगल में छोड़ दो, यानी कि प्रकृति की ओर उसे लौटा दो। आपने देखा होगा प्राचीन काल में, यानी कि एंशियंट इंडिया में या एंशियंट हिस्ट्री में, हमारे पास रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ जंगल थे। जंगल के साथ साथ हमारे पास नदियां थी, हमारे पास दरिया थे। इंसान जब भी जी रहा था, यस और नो, और आज से बेहतर जी रहा था, क्योंकि उसे क्या मिल रहा था? उसे प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, ये सारी चीजें बिल्कुल शुद्ध रूप से मिल रही थी। तो इसीलिए जो रूसो हैं, उन्होंने कहा कि बच्चे को बुक से ज्यादा किताबों की तरफ मत ले जाओ, बच्चों को जो है वो प्रकृति की ओर ले जाओ। बच्चा जंगल में रहेगा तो वो सब सीख जाएगा। इसीलिए आप लोगों ने एक फिल्म का नाम सुना होगा, काफी मशहूर है, मोगली। मोगली जो है वो हीरो है, और बुक का नाम है द जंगल बुक। बुक का नाम भी है और एक फिल्म भी है, मोगली द जंगल बुक। आपने पढ़ी होगी, आपने सुना होगा, आपने देखा होगा। उसमें इंसान का बच्चा जानवरों के बीच रह के क्या करता है? सीखता है। तो इसका मतलब यह है कि जो रूसो ने नजरिया पेश किया है, वो यही किया है कि बच्चे को सीखने के लिए जंगल में छोड़ दो, बच्चा अपने आप सीख जाएगा। और इसीलिए रूसो ने प्रकृति को क्या माना है? सबसे बड़ा शिक्षक माना है, यानी कि सबसे बड़ा टीचर माना है प्रकृति को। किसने माना है? रूसो ने माना है। रूसो आ जाए या प्रकृतिवाद आ जाए, इस तरीके से। ठीक है। और इसके लिए एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया जाता है, आपने भी शायद देखा होगा। जब बच्चा शुरू में होता है, पेड़ पर चढ़ता है, यानी कि दरख्त पर चढ़ता है, तो ऐसा नहीं है कि वो एक बार में ही चढ़ना सीख जाता है। इसका मतलब ये होता है कि वो एक दो बार कोशिश करता है और फिर उसे क्या आ जाता है? सीखना आ जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा टार्जन का। ये सुनो, टार्जन बचपन में पेड़ों पे कूदता फिरता रहता है, लेकिन जब उसे आ जाता है तो वो फिर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जो है वो नहीं चला जाता है। तो इसीलिए प्रकृतिवादों ने यह कहा है कि प्रकृतिवाद बच्चों को सबसे अच्छा सीखने का नजरिया है। और ये बात किसने कही है? रूसो ने कही है। तो इसलिए ये बात आप लोग जो है वो जहन में रखें। इसके बाद आता है हमारे पास
परियोजनवाद, जिसे हम लोग कहते हैं पैराग्मेटिज्म। पैराग्मेटिज्म ये भी क्या है, एक नजरिया है पैराग्मेटिज्म। और ये दिया किसने है, ये दिया है जॉन डेवी ने, जॉन डेवी। और इनको ही इसका क्या माना जाता है, फाउंडर माना जाता है जॉन डेवी। एक होता है परियोजनवाद और एक होता है प्रयोगवाद। बात दोनों एक ही है, यानी कि परियोजनवाद और प्रयोगवाद दोनों ही एक ही है। इसमें वो चीज होती है जो हमें असल में दिखाई देती है। ये जो चीज असलियत में दुनिया में होती है, हम उसी को मान के क्या करते हैं, अपने अनुभव को, अपने वैल्यूज को सीखते हैं। और उसे सीखते सीखते हम लर्निंग बाय एक्सपीरियंस कहते हैं। क्या कहते हैं, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस कहते हैं। तो इसीलिए हमने इसे परियोजनवाद के साथ साथ प्रयोगवाद कहा है। और एक्सपीरियंस किससे करते हैं, जो चीज हकीकत में होती है उसी का हम लोग क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं कहूं कि आपकी क्लास कल से नहीं होगी, या मैं कहूं आपकी जो कल से क्लास है वो इस टाइम पर नहीं होगी, तो इसका मतलब यह है कि टाइम और क्लास लेने के लिए किसी न किसी चीज की हमें जरूरत पड़ती है, जो चीज असल में होती है। और जब चीज असल में होती है तो उसका हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोग भी सोच रहे हैं, काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम देने वाले हैं, लेकिन वो अभी मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में है। तो वो सोच रहे हैं चलो कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, या कुछ नहीं होगा तो कुछ अनुभव होगा। तो जाहिर सी बात है, जो कुछ होगा तो वो रियलिस्टिक तो होगा, चाहे उसका रिजल्ट पॉजिटिव में आए चाहे वो एक नेगेटिव में आए, लेकिन जो चीज होगी वो रियलिटी में तो होगी। ये बताइए, यानी कि उसमें रियल तो होगा। तो उसे ही हम लोग कहते हैं प्रयोगवाद या प्रयोजनवाद, जो इंसान अनुभव करके सीखता है। अब मान के चलिए कोई बच्चा है, जैसे साइमन रसूल का बच्चा है हमारा, उसकी अभी जो है वो इतनी तैयारी नहीं है, लेकिन उसे अपने एक्सपीरियंस पे पूरा भरोसा है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लूंगा। तो इट मीन्स वो अपने एक्सपीरियंस के जरिए उस लर्निंग में क्या करेगा, अपने इफेक्ट डालेगा और अपने रिजल्ट तक पहुंचेगा। तो इसे ही हम लोग कहते हैं क्या, प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चीज एक्सपीरियंस के साथ उससे जो है वो सीखी जाए। और आपने पढ़ा भी होगा कि अभ्यास से इंसान एक बहुत मजबूत इंसान बनता है। तो वो किससे बनता है, प्रयोग करने से। जैसे मुझे पढ़ाते पढ़ाते काफी वक्त हो गया है, तो अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मेरे दिमाग में ऑलरेडी रहती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं बच्चों पे प्रयोग करता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, और उसी से मैं खुद जो है वो लर्निंग करता हूँ। और आप लोग भी इसीलिए आए हैं कि आपने रिजल्ट देखे हैं, काफी अच्छे हैं। तो आप मेरे अनुभव को आप अपना अनुभव बनाना चाहते हैं, इसीलिए आप लोग क्लास में जुड़े हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास मानवतावाद। मानवतावाद में यानी कि ह्यूमैनिज्म, यानी कि इंसान में जो जितने भी मखलूक है, जितनी भी चीजें हैं, उसमें क्या है, मानव ही एक ऐसा है जिसको हमने क्या माना है, सर्वोपरि माना है। सर्वोपरि का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। एक तरीके से कह सकते हैं सुपर पावर भी कह देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी इंसान को, क्योंकि दुनिया में जितने भी मखलूक हैं, चाहे वो चरिंद हो यानी कि जमीन पे चलने वाले, परिंद हो, उड़ने वाले, उन सब में जो इंसान है वो सबसे आला है, वो सबसे बेहतरीन है। और इसी इंसान ने क्या बना रखा है, दुनिया का संतुलन बना रखा है। और इसी इंसान ने क्या कर रखा है, दुनिया का संतुलन बिगाड़ रखा है। दोनों ही काम इसी ने कर रखे हैं, मानव ने। चाहे हम बात करें अच्छाई की, चाहे हम बात करें बुराई की, दुनिया में जितनी भी चीजें हो रही हैं, उसका जो सेंट्रल पॉइंट है, या कह सकते हैं उसका जो केंद्र है, वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ मानव ही है। सिर्फ और सिर्फ मानव। आप चाहे कहीं पर भी देख लीजिएगा, आप चाहे कहीं पर भी सुन लीजिएगा, जो किसी भी चीज का केंद्र होगा वो हमेशा मानव होगा। और केंद्र होने के साथ साथ जितने भी कल्याणकारी, या हम लोग कह सकते हैं डेवलपमेंट वाले काम होंगे, वो सारे के सारे इंसान के लिए किए जाते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। यहाँ पे मानव का मतलब ये नहीं है सिर्फ पुरुष है, मानव में जो है वो महिलाएं भी आती हैं। कभी आप लोग सोचें सर आप तो मानव मानव कर रहे हैं, मानव तो एक पुरुष है। नहीं, मानव जो है वो पूरी प्रजाति है जिसमें इंसान का हर रूप आ जाता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। और इसीलिए मानवता को जो है वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है, और इसको जो है वो सबसे आला माना गया है। और इसीलिए मानवतावाद की जो प्रक्रिया है, या इसके जो कह सकते हैं एक तरीके से समर्थक हैं, उसमें दो नाम जो है वो ज्यादा आते हैं, जिसमें एक आता है कार्ल रोजर्स का, कार्ल रोजर्स का, और दूसरा नाम आता है अब्राहम मैस्लो का, अब्राहम मैस्लो।
ठीक है, मैस्लो का आवश्यकता का नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आवश्यकता का नियम, आवश्यकता का नियम जिसे हम लोग कहते हैं नीड ऑफ रूल। शायद आपने पढ़ा हो या आपने देखा हो, अब्राहम मास्लो। ठीक है, पहला है कार्ल रोजर्स, CARL, कार्ल रोजर्स, ROGERS, कार्ल रोजर्स, और दूसरा है अब्राहम मास्लो। इन दोनों ने ही मानवतावाद का समर्थन किया है, या कह सकते हैं मानवतावाद की परिभाषा दी है इन दोनों ने ही। और इन्होंने ही बताया है कि इंसान के लिए दुनिया में जो भी काम होते हैं वो सारे मनुष्य के लिए और उनके कल्याण के लिए ही होते हैं, जिसमें वो विश्वास करते हैं, जिसमें वो बिलीव करते हैं। और उसी के साथ साथ एक म्यूचुअल टॉलरेंस बनता है महिलाओं में और पुरुषों में। म्यूचुअल का मतलब होता है दो लोगों के साथ, और टॉलरेंस होता है एक तरीके से सहिष्णुता, जिसे हम लोग कहते हैं सहिष्णुता, जिसे हम लोग कहते हैं, यानी कि एक सहन करने की शक्ति जो है वो मानव के अंदर ही है। आप किसी सांप को मार के देखो, वो तुरंत उसका क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। आप बिल्ली को मार के देखो, उसका जो है वो तुरंत जो है वो रिएक्शन करेगा। लेकिन बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो अपने अंदर क्या रखते हैं, एक टॉलरेंस की भावना रखते हैं। इट मीन्स उनके अंदर समझ है, उनके अंदर सोचने की शक्ति है, क्या सही है और क्या गलत है, ये इंसान के अंदर है। और ये जो है इंसान मानवता के लिए सबसे आला चीज है, सोचने और समझने की। और इस बात को कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो ने क्या किया है, माना है। इसके बाद नया आता है हमारा तर्कवाद, जिसे हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं लॉजिकल। ठीक, लॉजिकल भी कह सकते हैं, या हम लोग रैशनलिज्म भी कह सकते हैं। तो इनका मानना यह है कि हमारे पास बहुत सारे तर्क होते हैं। अगर कोई काम करना है किसी को, तो इसमें कई ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, या कह सकते हैं कई महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं, जो अलग अलग नजरिए से क्या करते हैं, अलग अलग नजरिए से भी एक रिजल्ट पर आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान के चलिए आपको यहाँ पर ये दिल्ली है, आप रहने वाले हैं जम्मू कश्मीर के। ठीक, अब आपको एक रास्ता दिया गया है बाय रोड का, जो आप बस से आ सकते हैं। एक है कि आप जो है वो डायरेक्ट एरोप्लेन से भी आ सकते हैं। लेकिन आपका मंजिल क्या है, आपकी मंजिल हमेशा दिल्ली है। तो मुझे ये बताइए, ये क्या है, सिर्फ एक नजरिया है, ये आपका एक तर्क है, ये आपका एक लॉजिक है कि मुझे बस से जाना चाहिए या मुझे एरोप्लेन से जाना चाहिए। अब आप बताइए, अगर आप समझदार होंगे तो आप किससे जाएंगे, बस से जाएंगे या एरोप्लेन से जाएंगे? पहुंचना आपको वहीं है, दिल्ली। इसमें जो काम करता है वो हमारा सेंस काम करता है, जिसे हम लोग एक तरीके से कहते हैं इंद्रियां काम करती है। बताइए तर्कवाद, जैसे फॉर एग्जांपल एक और मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे आपकी मॉर्निंग में आज क्लास नहीं हुई, मैं चाहता तो इसे ऑफ कर सकता था, यस और नो। लेकिन मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि बच्चों का नुकसान ना हो, तो ये वाली क्लास मॉर्निंग में ना लेके इवनिंग में ले सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, आपकी पढ़ाई तो जारी रही ना, बस ये रहा कि टाइमिंग का थोड़ा चेंज रहा, लेकिन आपका ऑफ नहीं हुआ। तो इट मीन्स ये क्या करता है, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, और यही होता है लॉजिकल रीजनिंग। अब यहाँ पे जो है एक रास्ता हमारे पास बाय बस है, और एक रास्ता हमारा पास बाय एरोप्लेन है। अगर आपके पास पैसे ज्यादा हैं तो आप एरोप्लेन से जा सकते हैं, आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप बस से भी आ सकते हैं। बस में ये फायदा होगा कि आप प्रकृति का नजारा लेते हुए आएंगे, बस में लोग होंगे तो कहीं रुकेगी भी, तो वहां नए लोग मिलेंगे, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोग कलेक्ट कर लेंगे, अगर आपके अंदर तर्क करने की क्षमता है। एरोप्लेन में क्या रहेगा, आप 1 घंटे में जो है वो जम्मू कश्मीर से दिल्ली आ जाएंगे, और वहां पर जो है वो थोड़े से लोग हाई क्लास के होते हैं, तो बोलने में भी क्या आती है, थोड़ी सी हेजिटेशन आती है कि इनसे क्या बात करें, इन्हें क्या वो बात पता होगी जो हम जानते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको तमिल पढ़ाऊंगा, तो आप क्या तमिल पढ़ेंगे मुझसे? बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो यूजीसी नेट जेआरएफ उर्दू का है। तो इट मीन्स ये डिपेंड भी करता है कि हम जो तर्क लगा रहे हैं वो किसके सामने लगा रहे हैं। इसीलिए आपने एक कहावत सुनी होगी कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है। सुना है आप लोगों ने, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि आप जो लॉजिक लगाएं वो भी सही जगह लगाएं। जो बीन बजाई जाती है वो सांप के आगे बजाई जाती है, और सांप में भी कौन सी कैटेगरी में, नागिन। ठीक है, तो ये भी जरूरी है कि आप जो अपना लॉजिक लगा रहे हैं, जो आप अपना सेंस लगा रहे हैं, वो सही जगह लगा भी रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग इसकी बात करते हैं लॉजिकल की। ठीक है,
लॉजिकल के बाद नेक्स्ट आता है और हमारा लास्ट आता है जिसे हम लोग कहते हैं गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, जिसे हम लोग इंग्लिश में भी यही कहते हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ठीक, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान या कह सकते हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ये क्या करता है, जैसे इसमें मनोविज्ञान की बात की गई है तो इसमें शरीर के जितने भी हमारे पास इंद्रियां होती हैं, ठीक, जिन्हें हम लोग अपना क्या बोलते हैं, सेंस बोलते हैं, जितनी भी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको खाना टेस्ट करना हो या आपको खाने का टेस्ट बताना हो कि खाने का टेस्ट कैसा है, तो अब मुझे बताइए आप उसका टेस्ट कैसे बताएंगे? हाथ से बताएंगे या अपनी टंग पर रखेंगे, यानी कि आप अपनी जीभ पर रखेंगे? बताइए। जाहिर सी बात है, आप क्या करेंगे, अपनी जीभ पर रखेंगे। क्या जीभ सामने वाले को टेस्ट बता सकती है कि अच्छा है या बुरा है? बताइए। नहीं। क्यों नहीं बता सकती? क्योंकि जैसे ही आप अपने खाने को या कोई चीज आपने टेस्ट तक करने के लिए अपनी जबान पर रखी है तो सीधा आपका माइंड चेंज होगा। माइंड में वो बात पहले जाएगी, सामने वाले को वो बाद में पता चलेगी। इट मीन्स आपकी एक काम को करने में कम से कम 3 से 4 इंद्रियां लगी हैं, यानी कि 3 से 4 जो है वो सेंस लगे हैं। पहले आपने हाथ से खाना खाया, फिर आपने मुंह में रखा, फिर उसको जीभ ने उसको टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद आपके दिमाग में बात पहुंची और दिमाग में पहुंचने के बाद आपने सामने वाले को क्या किया, बताया। तो इसे ही हम लोग कहते हैं एक तरीके से गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, यानी कि किसी एक काम करने में कोई एक इंद्रिय काम नहीं करती, बल्कि अंग जो होते हैं बॉडी के, शरीर के, वो उसमें क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। चाहे वो हम उसकी कोशिकाएं मान लें, चाहे हम उसके वो टिश्यूज मान लें, चाहे हम उसके ऑर्गन्स यानी कि अंग मान लें, या हम लोग उसका सिस्टम मान लें जिसे हम लोग कहते हैं तंत्र। वो सारी चीजें क्या होती हैं, इस गेसाल्ट मनोविज्ञान में जुड़ी हुई होती हैं। जैसे मानव के अंदर क्या होती है, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, डेली मरती है, डेली जन्म लेती हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सेल्स कहते हैं। तो ये भी क्या करती है, काम करती है किसी को भी। इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं उतक। उतक ये होते हैं हमारे टिश्यूज जो हमारी बॉडी में काम करते हैं। इसके अलावा अंग जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, कुछ फिजिकल होते हैं, सॉरी कुछ आउटसाइड होते हैं, कुछ इंटरनल होते हैं अंग। इसके बाद जो हमारे पेट का सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र कहते हैं, खाने का और जो बॉडी के अंदर होता है उसको बाहर निकालने के लिए अलग अलग सिस्टम जो है वो बना है, खून के लिए अलग बना है। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं जो बॉडी के पार्ट में होती है, उसे हम लोग कहते हैं क्या, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। और ये पढ़ने के लिए क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी है। सिर्फ मन करना या ना करना वो अलग बात है, बल्कि हमारे शरीर का हर एक अंग भी पढ़ने के लिए तैयार होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा पढ़ाने का मन है, तो मेरा जो दिमाग है वो कहता है कि मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी जो जबान है वो क्या कर रही है, वो बोलने को तैयार नहीं है। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप कभी ख्वाब में देखते हैं, आपने कभी ख्वाब देखा, आप लोग बहुत जोर से चिल्लाने की कोशिश करते हैं, बहुत जोर से, लेकिन आपकी आवाज निकलती ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। कभी देखा आपने ऐसा, कभी आपके साथ हुआ इस तरीके से? आप लोग बहुत जोर से जान लगा रहे हैं चीखने की, कोई सुन ले, कोई मुझे बचा ले, लेकिन आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो एक अलग इमेजिनरी दुनिया है। लेकिन जब आप रियलिटी में आते हैं और आपकी इंद्रियों पर आपका काबू होता है, आपने देखा सोते सोते कोई बच्चा बेड पे से गिर जाता है, कोई सोते सोते लात पैर चलाता है, यस और नो? क्योंकि नींद में क्या होता है, नींद में हमारे कुछ इंद्रियां हमारे काबू में नहीं होती। जैसे छोटे बच्चे सोते सोते पेशाब कर देते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तब नहीं करते हैं। कुछ बच्चे छोट बचपन में क्या करते हैं, अंगूठा पी लेते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं वो उन पे काबू पा लेते हैं। तो ये जो है वो जरूरी है। गेस्टाल मनोविज्ञान कहता है कि शिक्षा में आपके सारे हिस्से क्या करते हैं, काम करते हैं। आपने एक वैज्ञानिक का नाम सुना होगा शायद, स्टीफन हॉकिंस। अब तो वो गुजर गए, लेकिन साइंस के बहुत बड़े विज्ञान के माहिर थे, आपने सुना होगा शायद। उनकी किताबें बहुत अच्छी हैं, स्टीफन हॉकिंग करके हैं। कहा जाता है कि उनका जो पूरा बॉडी था, यानी कि मुंह और आंख के नीचे का जो हिस्सा है, कह सकते हैं सर, सर, और सर में भी सिर्फ कहाँ का,
जो उनका दिमाग था सिर्फ वही काम करता था, बाकी उनका नीचे का हिस्सा कुछ काम नहीं करता था, लेकिन वो फिर भी क्या करते थे, काम करते थे। किससे? सिर्फ और सिर्फ माइंड से। इसलिए कहते हैं कि जो इंसान एक बार सोच लेता है वो काम हर हाल में करता है। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं सर क्लास का टाइमिंग इधर से उधर कर दो, एक बच्चे की वजह से टाइमिंग चेंज नहीं हो सकता, सभी बच्चे आएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और ये तो सभी के साथ है, किसी को मॉर्निंग में दिक्कत है, किसी को इवनिंग में दिक्कत है। तो इसका मतलब तो ये है कि आपको अपनी सहूलियत से एतबार से नहीं, बल्कि सारे लोगों को सोच के बात करनी है। तो ये सारा खेल किसका है? माइंड का है। ये सारा का सारा जो है वो किसका है? दिमाग का खेल है। इसके अलावा कुछ और सिद्धांत हैं जो हमें पढ़ने हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था वर्धा अधिनियम। वर्धा अधिनियम कह लें या हम लोग कह सकते हैं बेसिक शिक्षा। बेसिक शिक्षा या हम लोग कह लें नई तालीम, या हम लोग कह सकते हैं बुनियादी तालीम। हालांकि ये मैं आपको हायर एजुकेशन में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड है तो उसमें ये जरूर आता है। तो ये किसने दिया है? ये नजरिया दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है, हिंदी में भी यही नाम है, वर्धा कमीशन, बेसिक शिक्षा, और इंग्लिश में भी और हिंदी में भी यही है। इसी के अलावा एक बात और कही है जिसे हम लोग कहते हैं एकात्म शिक्षा। ये कुछ अलग है जो मैंने पहले नहीं लिखवाई थी, अब लिखवा रहा हूँ। एकात्म शिक्षा जिसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रल एजुकेशन। इंटीग्रल एजुकेशन ये दिया है नजरिया किसने? श्री अरविंदो ने। श्री अरविंदो ने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लीजिएगा प्रायोगिक शिक्षा। प्रायोगिक शिक्षा, सॉरी, प्रायोगिक शिक्षा जिसे हम लोग कहते हैं एक्सपेरिमेंटल या एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग ये किसने दी है? ये दी है हमारी जॉन डीवी ने। जॉन डीवी ने। इसके बाद स्व शिक्षा यानी कि लर्न बाय डूइंग, ये दिया है किसने? ये दिया है मारिया मोंटेसरी ने। मारिया मोंटेसरी ने। ये कुछ नजरिए हैं जो शिक्षा के और शिक्षण के संबंध को क्या करते हैं? बताते हैं। इसके अलावा भी हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन जो एग्जाम के एतबार से हैं वो यही है। अब ये हो गई बात हमारी शिक्षा के हवाले से जो मैंने आपको बताई। इसके बाद इन तरीकों से हम लोग क्या कर सकते हैं? शिक्षा सीख सकते हैं। लेकिन ये इतने सारे रूप हैं, इन सारे रूपों को हमें एक छत के नीचे लेकर आना है। ठीक है, क्या लेकर आना है? एक छत के नीचे लेकर आना है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं फिर आगे शिक्षा के रूप। के शिक्षा के रूप कितने हैं? जिसे हम लोग बोलते हैं फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन। ये कितने तरह के होते हैं? ये 3 तरह के होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि शिक्षा के रूप कितने हैं? शिक्षा के रूप 3 हैं। मारिया ने कौन सा दिया? मैंने बताया था बेटा आपको भी, यहाँ पे देख लीजिएगा। स्व शिक्षा यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, या हम लोग कह सकते हैं व्यक्तित्व के विकास के माध्यम से स्व शिक्षा। इसको पूरा इस तरीके से हम लोग कहते हैं। शिक्षा के रूप या फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन कितने हैं? 3 हैं। इसे हम लोग हिंदी में दूसरे नाम से भी जानते हैं, और वो है शिक्षा के अभिरूप। शिक्षा के अभिरूप कितने हैं? तो शिक्षा के अभिरूप 3 हैं, जिसमें पहला आता है हमारा औपचारिक, जिसमें दूसरा आता है हमारा गैर औपचारिक, सॉरी गैर औपचारिक तीसरा है। पहला औपचारिक, दूसरा आता है अनौपचारिक, और तीसरा आता है गैर औपचारिक। एक होता है इसमें फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल, और तीसरा होता है नॉन फॉर्मल। कोई बता सकता है औपचारिक, अनौपचारिक और गैर अनौपचारिक में क्या डिफरेंसेस हैं, या ये शिक्षा हमें कहाँ कहाँ पर मिलती है? जो हमने अभी पढ़ी आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, परियोजनवाद, मानवतावाद, तर्कवाद, ये हमें कहाँ मिलती है? सर एम्पेरिज्म, साहिब रसूल बेटा, एम्पेरिज्म कहते हैं अनुभववाद को, जो इंसान अनुभव से सीखता है, उसमें बस इतना ही है। ठीक है,
अब अगर मैं आपको ये वाली क्लास कल दोबारा पढ़ाऊं तो आपको इसमें मजा नहीं आएगा, क्योंकि आप ये पहले से पढ़ चुके हैं। तो अनुभववाद उसे ही कहते हैं जो हम लोग काम पहले कर चुके हैं या जो काम हमें पहले से आता है। ठीक, चलिए मुझे बताइए फिर फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, या फॉर्मल शिक्षा, औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? चलिए मुझे बताइए, जो आप अभी क्लास ले रहे हैं वो अनौपचारिक है, औपचारिक है, या गैर औपचारिक है, यानी कि फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, या नॉन फॉर्मल है? हाँ बिल्कुल, चमन जहां ने सही बताया, फॉर्मल है। मैं आपको आगे बता देता हूँ। ठीक है, ये होता है औपचारिक। औपचारिक में क्या होता है, सारी चीजें पहले से ही निर्धारित होती है। निर्धारित का मतलब होता है पहले से ही क्या होती है, डिसाइड होती है। औपचारिक में, औपचारिक को हम लोग कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन, या फॉर्मल स्टडी भी कह सकते हैं। वैसे एजुकेशन ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, निर्धारित या डिसाइड होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको यूजीसी नेट का एग्जाम देना है, तो क्या निर्धारित है कि आपको एमए होना चाहिए? यस और नो? आप कहेंगे जी सर, यस और नो है। इसके बाद दूसरा है, उसका सिलेबस पहले से निर्धारित है या नहीं है? पहले से डिसाइडेड है कि आपको 10 यूनिट पढ़नी है। ठीक है, और 10 यूनिट भी दो पेपर में है, पेपर फर्स्ट में भी है और पेपर टू में भी 10 यूनिट है। यस और नो? डिसाइडेड है या नहीं है? बिल्कुल है। इसके बाद दूसरा है कि आपका एग्जाम का पैटर्न पहले से डिसाइडेड है या नहीं है? आप कहेंगे जी सर। आपका पहले से डिसाइडेड है कि आपका एग्जाम का मीडियम क्या होगा? डिसाइडेड है या नहीं है? बिल्कुल है। और इसके लिए ये भी डिसाइडेड है कि आपको ये जो सारी चीजें करनी है, ये एक टाइम के अंदर करनी है। यस और नो? भाई एग्जाम जो आपको देना है वो 3 घंटे में देना है, ये डिसाइडेड है पहले से? नहीं है। यानी कि जो चीज आपको पहले से ही पता है वो आपको तैयार करनी है। और ये सारी चीजें तैयार करने के लिए आपको कहाँ से मिलती है एजुकेशन? कॉलेज से मिलती है, कोचिंग से मिलती है, यूनिवर्सिटीज से मिलती है, या आप यूट्यूब से भी देख के पढ़ सकते हैं, या आप लोग पढ़ रहे हैं। तो यानी कि औपचारिक या फॉर्मल एजुकेशन उसे कहते हैं जो पहले से डिसाइडेड हो, जो पहले से प्री प्लान्ड हो, और वो किसी संस्थान के द्वारा या किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको प्रदान की जा रही है, उसे ही हम लोग कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन। जितनी भी डिग्रियां हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, 10वीं के, 12वीं के, बीए के, एमए के, वो सारे औपचारिक शिक्षा में है। ठीक है, समझ में आया आपको औपचारिक के बारे में? इसके बाद आता है अनौपचारिक। अनौपचारिक जिसे हम लोग कहते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन, पहली बात तो ये है कि ये डिसाइडेड नहीं होती, या ये कह सकते हैं ये प्री प्लान नहीं होती। पहली बात तो यही है, पहली बात तो यही। इसके बाद दूसरी, ये किसी स्कूल में नहीं दी जाती, या ये किसी कॉलेज में नहीं दी जाती, ना ही ये किसी यूनिवर्सिटी में दी जाएगी आपको अनौपचारिक शिक्षा। और ना ही ये आपको जो है वो डायरेक्ट दी जाएगी, बल्कि ये आप इनडायरेक्ट सीखते हैं। क्या सीखते हैं? इनडायरेक्ट सीखते हैं। और ये आप जब इनडायरेक्ट सीखते हैं तो ये आप सेल्फ सीखते हैं, ये आप सेल्फ लर्न करते हैं। इसको क्या करते हैं? सेल्फ लर्न करते हैं। अब कैसे सीखते हैं, कैसे करते हैं? ये सीखते हैं हम लोग अपने घर पर, या हम लोग जब समाज में रहते हैं, हमारी सोशल लाइफ है वहां पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए ये बच्चा है हमारी क्लास में आलिया, और एक बच्चा है हमारी क्लास में अली। अब आलिया क्या क्या हो जाएगा? जेआरएफ हो जाएगा। ठीक है, जब आलिया का जेआरएफ हो गया तो अली के मम्मी पापा कहेंगे सीख सिद्दीकी की बेटी से, उन्होंने पहली बार में जेआरएफ निकाल लिया। तो अली के दिल में ये ख्याल आएगा कि भाई मुझे भी पढ़ाई करनी है। अब ये ना तो उसे किसी स्कूल में सिखाया गया है और ना ही किसी कॉलेज में बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग घर में जाते हैं, किसी मेहमान में जाते हैं, तो हमें बड़े अदब से हमें संस्कार जो है वो बताए जाते हैं। हमें जो है वो दिन प्रतिदिन या डेली वाइज हमें उसकी तालीम दी जाती है। मम्मी पापा कहीं टूर पे ले जाने से पहले बच्चों को समझाते हैं कि भाई खिड़की के बाहर नहीं देखना है, कोई गैर आदमी आपको कोई चीज दिखाने को वो मत खाना है। तो ये स्कूल में देने वाली एजुकेशन नहीं है, ये घर में देने वाली एजुकेशन है। हम लोग इसे अगर एक लाइन में समझना चाहें तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि स्कूल में जो एजुकेशन मिले वो हमारी क्या है? वो है हमारी फॉर्मल।
और जो स्कूल के बाहर या कह सकते हैं स्कूल की चार दीवारी के बाहर मिले वो हमारी अनौपचारिक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। समझ में आया अली बेटा? क्लियर है तो वाई लिख दीजिएगा ताकि हम लोग अगली बात पे बात करें। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी गैर औपचारिक। गैर औपचारिक जिसे हम लोग कहते हैं नॉन फॉर्मल। ये भी एजुकेशन होती है। क्या होती है? ये भी सबसे पहली बात होती है कि ये फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल का मतलब होते हैं ये लचीली होती है, और इसे हम लोग ओपन एजुकेशन या ओपन बुक भी कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं मुक्त प्रणाली, जिसमें फेल होने का कोई डर नहीं रहता। ठीक है, और इसमें क्या होता है, किसी बच्चे को जानबूझकर जो है वो फेल नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, इसमें आते हैं वो बच्चे जो एडल्ट होते हैं या जो बूढ़ों को क्या कहते हैं इंग्लिश में, जो बूढ़े हो जाते हैं, ओल्ड जिन्हें कहते हैं, ओल्ड कह सकते हैं, हाँ ओल्ड आते हैं। ठीक है, ओल्ड कहते हैं, ओल्ड एज। तो फॉर एग्जाम्पल मानिए कि कोई बच्चा है, ठीक है, जैसे मान के चलिए ये बच्चा है फिरोज। ठीक है, फिरोज को बचपन में पढ़ने का मौका नहीं मिला, उसे किसी ढाबे पे, उसे किसी चाय की दुकान पे, या उसे किसी और तरीके से पढ़ने का मौका नहीं मिला। बेचारे की फूटे किस्मत थी, बेचारे के ऊपर घर की जिम्मेदारियां थी, अपनी माँ का ख्याल रखना था, अपने बूढ़े बाप का ख्याल रखना था, अपने भी देखना था, भाई बहनों को भी पढ़ाना था। तो उसने क्या किया, अपने भाई बहनों को पढ़ाने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी। क्या कर दी? पढ़ाई छोड़ दी। तो अब उसका मन हुआ, भाई जब सारे भाई बहन पढ़ लिख गए, माँ बाप भी ठीक हो गए, काम धंधा ठीक चल गया, तो उसका मन हुआ कि भाई मैं पढ़ना चाहता हूँ। आप लोग भी देखते होंगे आए दिन अखबार में खबर आती है कि 75 साल का, 60 साल का है, और 50 साल की दादी अम्मा 10वीं के एग्जाम दे रही है। यस और नो? आपने देखा होगा, पढ़ा होगा या सुना होगा। तो ऐसे करने के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि आपके अंदर क्या होने चाहिए, गट्स होने चाहिए सोशल के। यानी कि सोशल का मतलब होता है समाज के। भाई पोती भी एग्जाम देने जा रही है, दादी भी एग्जाम देने जा रही है, तो क्या ही सोचे। तो ये गैर औपचारिक जो होती है, ये एक तरीके से एडल्ट के लिए या कह सकते हैं वयस्क लोगों के लिए होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे एनजीओ होते हैं जो रिक्शे वाले को, ऑटो वालों को, या और अलग छोटे छोटे काम करने वाले को पढ़ाते हैं। उनका मकसद इतना नहीं होता कि वो पढ़े लिख के जॉब करें या पढ़ लिख के नौकरी करें या असिस्टेंट प्रोफेसर बने। उनका मकसद होता है कि थोड़ा सा पढ़ लिख लें। क्या कर लें? पढ़ लिख लें। तो उसे हम लोग कहते हैं नॉन फॉर्मल, यानी कि गैर औपचारिक शिक्षा। समझ में आ गया तीनों का मकसद? औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। ठीक, तो अब बताइए आप लोग कौन सी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, फॉर्मल कर रहे हैं, इनफॉर्मल कर रहे हैं, या नॉन फॉर्मल कर रहे हैं? फॉर्मल। और अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, या नॉन फॉर्मल है? सबसे ज्यादा जरूरी कौन सी है आप बच्चों के नजरिए से? एक बच्चा कह रहा है सर सारी ही जरूरी है। वैसे तो सारी जरूरी हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जरूरी है अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, जिससे हमारे अंदर संस्कार, जिससे हमारे क्या आ सकते हैं, हमारे अदब और हमारा एक तरीका सामने आता है। वो कहते हैं ना, ए फोर शीट डजंट मैटर या डजंट डिसाइड माई फ्यूचर। जाहिर सी बात है, पुराने जमाने के लोग अगर पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो उसमें आदर, सम्मान, सत्कार सब है। और वो किस वजह से है? उनके अनौपचारिक एजुकेशन से, जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, ये हो गए हमारे 3 एजुकेशन के रूप, या हम लोग कह सकते हैं शिक्षा के रूप। अब